हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं आपका क्लास 12 फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके। ठीक है, जिसमें आप देख रहे थे कि हमने कितने टोटल 51 न्यूमेरिकल करा दिए थे, जिसमें 7 पार्ट आ चुके हैं। मैंने आपसे बताया था 01 से लेकर 14 तक के यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब आपको कराएंगे। जो 51 न्यूमेरिकल हुए हैं, इसमें 30 यूनिट चल रही थी। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए तो आज करा देंगे, और टोटल 14 यूनिट आपको हमें करानी है एग्ज़ाम से पहले। तो आपका एग्ज़ाम जब भी है उससे पहले ही करा देंगे आपको। ठीक है, फिज़िक्स का तो देखते रहिएगा। आज ये 7 पार्ट हो चुके हैं, आज 8वां पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देर नहीं करते हैं इसमें। और फिर हम वही बात कहेंगे, आप लोग क्वेश्चंस को देख के पहले खुद लगाया करिए, ना लगे तो वीडियो देखिए, और लग जाए तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ऐसा करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक, देखिए क्या कह रहा दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज से ना एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको आज जो क्वेश्चन मिलेंगे वो किरचॉफ के नियम पे आधारित मिलेंगे, दोनों नियम, संधि का नियम और वोल्टा का नियम। अगर आपको वो नियम नहीं आते हैं तो मेरी वीडियो में पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें भी न्यूमेरिकल करा रखे हैं, वो देख लीजिएगा। किरचॉफ के दोनों नियम देख लीजिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा व्हीट स्टोन सेतु, बहुत ज़रूरी जो है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु वो भी वीडियो पड़ी हुई है, दोनों वीडियोज आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये सब। ठीक है, लिंक में भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ध्यान आपको ये रखना है कि ये आपका हो ज़रूर जाए, क्योंकि ये पढ़ लेंगे पहले, आप ये पढ़ के आइए। अगर नहीं आपको आता है, ये आता है तो आप देखिए, नहीं आता तो पहले इसे देखाइए, उसके बाद आप जो है आज के न्यूमेरिकल लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक परिपथ का एक संधि बना दी गई है। तो इसमें ना 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। 1 2 फिर 3 4 5, और सब में ना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ऐसे प्रतिरोध बना हुआ है, सब में है। ठीक है, ठीक, प्रतिरोध है 10 एम्पियर 10 एम्पियर। देखिए ये आई धारा यहाँ पे लिखी हुई है, इसको बिंदु ओ माना गया है। यहाँ से 10 एम्पियर बाहर जा रही है। ठीक, यहाँ से 3 एम्पियर इंटर हो रही है, और यहाँ से 3 एम्पियर बाहर निकल रही है, और ऊपर से 6 एम्पियर आ रही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो धारा आई है, यहाँ पे आई धारा, इसका मान हमको ज्ञात करना है। किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा संधि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, KCL किरचॉफ करंट लॉ से। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा आई बराबर 0, यही तो होता है ना। अब इसमें धारा को कैसे हम लोग निकालते हैं, संधि की ओर आने वाली धारा है पॉजिटिव, संधि से दूर जाने वाली धारा नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमें एक चीज़ दिख रही है कि इसमें धारा में कोई दिशा नहीं दिखाई गई है, किधर धारा जा रही है, फिर भी हम आई का मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें पता नहीं तो हम इसको आई ले लेते हैं, खाली आई। अब ये आ रही संधि की ओर, तो प्लस का 6 एम्पियर। ठीक, उसके बाद ये बाहर निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 एम्पियर। ठीक, उसके बाद 6 10, अब ये भी इंटर आ रही तो प्लस का 3 एम्पियर, और ये बाहर निकल रही तो माइनस का 3 एम्पियर, और ऊपर वाली हो गई। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कुछ दिया नहीं रखा तो हम इसको मान लेते हैं कि संधि की ओर आ रही है। ठीक, हमें आई का मान निकालना है। अब एक चीज़ और देखिए, ये किसके बराबर होगा, 0 का। तो अब माइनस वाले उधर ले जाइए, तो एम्पियर ये भी है। ठीक, जोड़ लेते हैं। देखिए आई 6 और 3, एक काम करिए, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, तो 6 एम्पियर 10 एम्पियर, तो 6 एम्पियर में से 10 एम्पियर चला जाएगा। आपको गौर से देखिए तो ये माइनस का 4 एम्पियर बचेगा, बराबर 0। तो आई का मान कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। ये हो गया आपका आंसर, और यही आंसर आ रहा है। समझ गए होंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 52। बस संधि का नियम आता है ना, लग जाएगा आपसे। हटा दे इसको, चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर वैसे लग गया होगा आपका, आसान क्वेश्चन था ये। 53 देखिए, कह रहा है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा, तो ई का मान दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को
R का मान कितना है? 3 ओम की आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है यदि परिपथ में धारा I का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा? R का मान हमको निकालना है। चलिए देखिए, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं लगाइए ना, क्या दिक्कत है। I बराबर क्या फॉर्मूला था? E, ये तो करा चुके हैं इससे पहले, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, R का मान निकालना है तो ये आ जाएगा R प्लस R बराबर E अपॉन आई। E का मान है 12, I का मान है 0.5, पॉइंट है 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 आ गया। तो R प्लस स्मॉल r का मान कितना है? 3 बराबर 24। तो R का मान कितना हो गया? 24 माइनस 3 मतलब कितना हो गया आपका? 21 ओम। यही हो रहा है आंसर। ठीक है, 21 ओम आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था, अभी तो आसान क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि S खुला हो तथा बंद हो। ठीक, तो बनाते हैं पहले परिपथ। यह है 10 ओम, यह है 30 ओम। ठीक, इतना निकालना है। कह रहा है इसमें हमें बताना क्या है? 10 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान। तो पहला पॉइंट है जब S खुला हो, बात को समझिए। यहाँ धारा जाएगी प्लस से निकलेगी, ऐसे जाएगी, इसमें जाएगी, उसके बाद ये तो खुला है, नीचे से जाएगी नहीं, कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, मतलब दोनों प्रभावी होंगे। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, V पता है, I निकाल देंगे, तो वही I जो है इसमें बहेगी, 10 ओम में धारा आ जाएगी। तो हम जब S खुला हो तो 10 ओम, 30 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सिंपल से जोड़ लेंगे, RT मान लेते हैं इसका, 10 प्लस 30 बराबर 40 ओम। ठीक है, 40 ओम। इसलिए प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है फॉर्मूला? V अपॉन R, यही तो होता है ना। तो R की जगह क्या रखेंगे? RT रखेंगे। V का मान है 20, R का मान है 40, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 2 4, कितना आ गया? 1/2। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 एम्पियर। मतलब S खुला है तो दोनोप्रभावी होंगे, तो इसका मान इतना हो गया। अब बात करते हैं जब S बंद हो। ठीक है, यही बात ध्यान रखनी है। जब S बंद हो, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम इसको बंद कर दें तो अब प्रतिरोध करता है, धारा के मान में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। यहाँ से मान लीजिए I धारा जाएगी, यहाँ पे I धारा जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद इसको दिख रहा है यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इधर से कांटे लगेंगे, इधर से काई जाएगी, वो धारा यहाँ से होके चुपचाप निकल जाएगी। इसका मतलब ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। बात खत्म। तब 30 ओम में धारा नहीं बहेगी, अतः 10 ओम में धारा I बराबर V अपॉन R लगा दीजिए। V का मान 20, R कौन सा लिया जाएगा? 10, कट गया, कितना आ गया? 2 एम्पियर। बात समझ गए? ये क्वेश्चन इसीलिए बताया, मान लीजिए कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में, आप सोचेंगे यही तो आएगा ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आ गया आंसर, पहला है 0.5, दूसरा है 2 एम्पियर। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये 54 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए,
कह रहा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सिद्धांत आपको पता है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कोई भी विक्षेप नहीं उत्पन्न होता, मतलब उसमें कोई धारा नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? क्योंकि दोनों बिंदु ऊपर नीचे का क्या होता है, विभव समान हो जाता है। पढ़िएगा आराम से, वो वीडियो देखिएगा, सब कायदे समझाया हुआ है। फिलहाल हम ये चित्र बनाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, ठीक। 60 वोल्ट की बैटरी है, एम्पियर है, ठीक है, मीटर लगा हुआ है। अब इनके बीच में ना 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके, यहाँ भी 2 लगे हुए हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। उसके बाद ये प्रतिरोध एक लगा हुआ है 20 ओम का, 20 ओम। फिर इधर भी उधर लगे हुए हैं 20 ओम के। ऐसा है कोई व्यवस्था रखी हुई। कह रहा है अमीटर द्वारा मापी गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखो इसको हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, ज़्यादा इसमें हम जो है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आई का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें दिख रहा है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है। क्यों है, कैसे है, समझिए। अगर आपने व्हीटस्टोन से तुम पढ़ा होगा, अगर P अपॉन Q यानी कि ऐसे मान लीजिए इसको भूल जाइए, तो ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S अगर हो जाता है, मतलब ये दोनों के अनुपात बराबर होते हैं, तो बीच में धारा नहीं बहती है, पता है आपको। यहाँ गौर से देखिए तो 2 व्हीटस्टोन सेतु हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ठीक। इसका मतलब दोनों 10 ओम के अप्रभावी रहेंगे, तो इनको चुपचाप हम यहीं से हटा देते हैं, बस बात खत्म, रख गया। अब देखिए ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इनको जब जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 60 ओम, नीचे कितना आएगा, 60 ओम। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनका प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60 कितना हो जाएगा, 2/60, मतलब 1/30। तो RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 ओम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना सब आपको आता है। अब देखिए I बराबर निकालना है ना, तो V अपॉन RT होता है, R होता है ना, RT रख लीजिए। तो 60 30 30 दूना 60, I का मान कितना हो गया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ गया, आंसर आ रहा ना, हाँ आ रहा, बस लग गया सवाल। अब बोर्ड में थोड़ा अच्छे से लगाइए, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित करता है 10 ओम के प्रतिरोध अप्रभावी रहेंगे, इनको गायब कर दीजिए। उसके बाद ना ऐसे लिख दिएगा श्रेणी क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में, फिर आपस में समांतर क्रम में, और आई का मान आराम से निकल जाएगा। समझ गए? आसान क्वेश्चन था, क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हटा दें। कह रहा है एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक। जबकि समझिए, जबकि दोनों तारों में समान समय में समान ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो R1 की वैल्यू कितनी है, पहले कितना दे रखा है, कितना ओम, 4 ओम। R2 की वैल्यू 9 ओम। R का मान हमको याद करना है। प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों में H1 बराबर क्या, H2 है। फॉर्मूला होता है I² इंटू RT, होता है नहीं होता है, तो इधर भी हो जाएगा I² इंटू RT। ये आपने पढ़ा होगा, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है। यहाँ R1 है तो यहाँ R1, यहाँ अच्छा ये T स्मॉल ले लेंगे, समय ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, समय। अच्छा T क्यों रखा, यहाँ रखिए, हम मान लेते हैं I1, यहाँ मान लेते हैं I2, और यहाँ ये R1 है, ये कितना है, R2 है, ठीक। और T समान है, T से T कट जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। अब हम ये करें क्या यहाँ पे, तो कर ये सकते हैं कि I का मान बताया था ना क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बताया था ना। तो यहाँ से R1 हो जाएगा, स्मॉल r दोनों का बैटरी का तो सेम ही रहेगा, ठीक। ये इधर हो गया, और विद्युत वाहक बल भी सेम ही है, तो E रहेगा इंटू R1, है ना, और उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। समझ गया ना, I बराबर फॉर्मूला होता है ना, E अपॉन R प्लस R। तो ये थोड़ी ना बदल जाएगा, ना ये बदल जाएगा, ये बदल रहा है तो यहाँ बदला हुआ लिख दिया, इंटू R1। चलिए इधर आ जाते हैं,
इसको भी कुछ ऐसे ही तो लिखेंगे, E2 की जगह E लिखा अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर, टी कट चुका है, यहाँ क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? समझ गए। तो अब एक चीज़ देखिए, इधर आ गया R1 अपॉन R1 प्लस R का स्क्वायर, क्यों? ई स्क्वायर कैंसिल। इधर देखिए ये क्या हो गया R2 बटे R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर गुणा कराइए, इसको इधर गुणा कराइए। तो यहाँ से अगर हम देखें हूँ, ये एक काम करते हैं, अब मान रखते हैं इनको ना, और कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो ज़रा अगर यहाँ मान रखें तो ये हो जाएगा 4/4 प्लस r इसका होल स्क्वायर, इधर 9/9 प्लस r का होल स्क्वायर। 4 ये गुणा कर लेगा, 9 प्लस r का होल स्क्वायर, इधर 9 4 प्लस r का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अब एक काम करते हैं, प्लस बी के स्क्वायर से इसको खोल देते हैं, या नहीं खोलते हैं, एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 2 9 प्लस r इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? बात तो वही लिखी, इधर भी देखिए 3 4 प्लस r, ये देखिए गलत कर दिया, ऊपर स्क्वायर आएगा ना। 4 प्लस r का पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, वही चीज़ तो लिखी हुई है। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 2r, इधर 3 चक्कू 12 प्लस 3r, 2r उधर ले जाइए तो 18 माइनस 12 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 3r माइनस 2r क्या हो गया, r का मान कितना आ गया 6 ओम आ गया। ये हुआ आंतरिक प्रतिरोध, ये आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए कह रहा दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। चलिए पहले बना लेते हैं। ऐसे था, फिर कैसे था? ऐसा था, ठीक। अब 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक सेल 2 सेल लगे हैं, तो एक सेल यहाँ लगा हुआ है, कैसे दे रहा है धारा, बड़ा छोटा। उसके बाद एक यहाँ लगा हुआ है, बड़ा छोटा, माइनस प्लस। ये कितने वोल्ट का है? 3 वोल्ट का है। ये कितना है? 4.5 वोल्ट का है। उसके बाद ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको लगा देते हैं हम लोग। क्या लगा हुआ है? 3 ओम का लगा हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट एफ है, ये ई है, ई एफ जी एच आई नहीं है क्या? आई दिए नहीं है माल, चलिए कोई बात नहीं। ये डी है। उसके बाद कहाँ है, कुछ है सिस्टम इसमें। ये दिया है 6 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध। उसके बाद ऊपर है 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध है। उसके बाद जो है बस इतना ही है। चलिए इसमें कुछ धारा दिखाई गई, यहाँ से दिखाई गई कि I1 जा रही है, यहाँ से दिखाया गया है कि I2 जा रही है। आप जानते हैं संधि का नियम अभी बताया, तो यहाँ इसमें कौन सी धारा जाएगी? I1 प्लस I2 जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर बढ़ जाएगी, इसमें जो जा रही थी I1 चली जाएगी, इसमें जो जा रही थी वो I2 चली जाएगी। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा 10 ओम में प्रवाहित धारा, मतलब हमको सिर्फ 10 ओम की धारा यानी कि I1 का मान निकालना है। अब गौर से देखिए तो ये 2 परिपथ बन गए हैं अलग अलग, दो बंद पाश बन गए हैं, जो कि पाश का नियम या लूप का नियम कह सकते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वही यहाँ पे लगने वाला है। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, हमें 2 धाराएं निकालनी है ना, I1 I2, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? पहली इक्वेशन हमें मिल जाएगी जब हम इस लूप में चलेंगे, है ना। अब आपकी मर्जी है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, किरचॉफ का नियम सीख लीजिए, तब जाके यहाँ आइए। तो अगर हम देखें तो हम अगर ऐसे चलते हैं, ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं, लूप डी ई एफ जी एच डी में KVL से, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, आप लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जैसा भी लिख पाएँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले धारा और प्रतिरोध पे रुकते हैं, फिर वोल्टेज पे देखते हैं, मतलब विद्युत भाग बलों पे। तो भाई यहाँ से चले यहाँ पे आए तो देखा I1 और 10 ओम एक ही डायरेक्शन में, मतलब जिधर हम जा रहे हैं उधर I1 जा रही, तो हम क्या लेंगे 10 I1। फिर ऐसे आए, वापस जब आ रहे हैं तो जिधर हम जा रहे हैं तो धारा जा रही है, कौन जा रही है? I1 प्लस I2। प्लस क्यों लिया? क्योंकि हमारे डायरेक्शन में धारा है। और कितना ओम है? 6 ओम। ठीक,
उसके बाद खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, बराबर लगाए। अब फिर चलते हैं विद्युत भागबल में माइनस से प्लस जाने पर प्लस लेते हैं विद्युत भागबल। तो ऐसे आ रहे हैं, माइनस से प्लस आ रहे हैं, 3 वोल्ट दिखा, 3 वोल्ट लगा दिया, वापस घूम गए, कुछ नहीं मिला, काम खत्म। यहीं पे अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10i1 प्लस 6i1 प्लस i2 6i2 बराबर 3। तो 10 और 6 16i1 प्लस 6i2 बराबर 3, समीकरण 1। अब लूप कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं। इसमें भी हम लोग कुछ ऐसे चलते हैं, उल्टा। इसमें ऐसे चले थे, जिधर से हमें फ़ायदा हो, प्लस लेने में आसानी हो, तो इधर से चल लेते हैं। चल आप उल्टा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लूप हम क्या लेंगे, इसका नाम नहीं रखा था हमने, अब रख के दे रहे हैं सी। ई नहीं है, सी है। चलिए अब क्या लेंगे हम लोग, लूप बी ए एफ जी एच, उसके बाद एच, इसको ले लेते हैं कोई पॉइंट, यहाँ पे आई मान लेते हैं अपनी तरफ से, एच फिर आई, यहाँ लिख लेंगे आई, ठीक, फिर आई डी। तो यहाँ से एच आई, आई के बाद आएगा सी, गलत हो गया, सी और फिर बी में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लूप 2 में, ठीक है, में केवीएल से। चलिए लगाइए, पहले स्टार्ट करें धारा से। हम ऐसे गए, धारा भी ऐसे जा रही, तो क्या होगा 3i2। हम ऐसे गए, धारा भी ऐसे जा रही है, यानी कि प्लस। देखिए गाड़ा डायरेक्ट गुना कराते हैं, 6i1 प्लस 6i2, फिर ऐसे आके वापस आके, कोई दिक्कत नहीं, कितना है 4.5। समझ गया ना, एक ही विद्युत भागबल लगा हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो i2 मिलकर ये हो जाएगा 6i1 प्लस 9i2 बराबर 4.5, समीकरण 2। देखिए हमें सिर्फ i1 से पूछ रहा है, क्यों हमें 10 ओम में धारा पूछ रहा है, i1 से काम है। हम i2 को गायब कर देते हैं, कैसे कैसे गायब करें। हाँ, यहाँ 6i2 है, यहाँ 9i2 है। अगर हम यहाँ 3 से नहीं 6 है, 9 है, यहाँ 9 से और यहाँ 6 से गुणा करा के आपस में इसको घटा दे तो काम हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा लिख दें, समीकरण 1 गुणा 9 माइनस समीकरण 2 गुणा कितना 6, देखिए ना, 9 छक 18, 6 नहीं 9 छक 54, 6 9 54, माइनस करें कट जाएगा। तो लिखते हैं इसको 6 से करते हैं, 9 से 16 9 144 i1, फिर प्लस 6 9 54 i2 बराबर 9 3 27। हो गया ना, नीचे आइए, इसमें 6 से करेंगे, 6 छंग 36 i1, फिर प्लस का 54 i2 बराबर 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, 27.0। इसको माइनस करेंगे तो ये कट, देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 0, ये कट जाएगा, कितना आएगा 0, और ठीक है। तो ये प्लस माइनस जो भी है प्लस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 तो कोई मतलब ही नहीं ना। उसके बाद 14 में से 6 गया 8 और 13 में से 3 गया 10, 108 i1। मतलब कुल मिला के गौर से देखिए तो 108 i1 किसके बराबर है, 0 के। तो i1 बराबर कितना हो गया 0। तो 10 ओम में कितनी धारा जाएगी, तो 10 ओम में धारा 0 होगी, ठीक है, लिख देंगे। इसलिए 10 ओम में धारा 0 होगी। समझ रहे कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हमसे कहता कि 6 ओम में धारा बताओ, तब तो हमें मान ली 3 ओम कहता तो i2 भी निकालना पड़ता, फिर 6 ओम कहता तो i1 i2 जोड़ देते, धारा जा रही, बस आसान सा क्वेश्चन था। तो ये अच्छा, एक काम करिएगा, अब आप मुझे कमेंट करके इसमें कितनी धारा जा रही 6 ओम में ये बताएंगे, तो आपके लिए काम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, हटा दें। कह रहा 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए, माना प्रारंभिक लंबाई क्या है तार की, L1 है, ठीक, L1 है, तो L1 बराबर क्या है, L है। L2 बराबर कह रहा है लंबाई में 25% की वृद्धि, मतलब L1 तो थी, L1 में 25%, मतलब L1 का 25%, मतलब L1 गुणे 25/100, यही तो होगा, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है। अब देखिए, और चलिए निकाल लेते हैं, L2 बराबर L प्लस 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा L प्लस
5L/4, तो कितना आ जाएगा 5L/4। ये आपका आ गया L2 का मान आ गया हमारे पास। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब L1 मिल गया, L2 मिल गया, तो कह रहा है प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, क्योंकि फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A, होता है नहीं होता है। अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर उसकी लंबाई में, और कुछ नहीं बताया है त्रिज्या के बारे में, बस 20 मीटर लंबे तार को खींच दिया। तो एक बात बताइए, अगर हम प्रथम स्थिति में वो देखें, प्रथम स्थिति में तो R1 बराबर, अच्छा तार सेम है तो रो तो बदलेगा नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा L1/A1, क्वेश्चन फर्स्ट। और द्वितीय स्थिति में देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा R2 बराबर रो इंटू L2/A2, समीकरण 2। हमें चाहिए क्या, हमें प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, L1 का मान पता है, L2 का मान पता है, A1/A2। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे समीकरण 1/2 कर दें, अभी समझिए 1/2, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू, देखिए रो कैंसिल हो जाएगा, A2 ऊपर जाए, L1/L2 मिलेगा और A2/A1 मिलेगा, ये तो मिलेगा L1/L2 इंटू A2/A1, पर A का कोई काम नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे, समझिए। एक बात बताइए, तार मान लीजिए ये तार था, इसको खींचकर लंबा कर दिया गया, तो जो पहले तार का आयतन था वही तार का बाद में आयतन होगा। इस टाइप के सवाल लगवा चुके तो आप समझ गए होंगे, ये प्रारंभिक तार का आयतन है, ये किसके बराबर होगा, ये अंतिम तार के आयतन के बराबर होगा। आयतन क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई, तो हो गया ना आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये भी हो गया, यानी कि ये क्षेत्रफल गुणे लंबाई ही तो आयतन होता है। चलिए अब यहाँ से अगर हमें A2/A1 चाहिए तो A2/A1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए A2/A1 तो L1/L2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, L2 नीचे आएगा, A1 इधर आएगा, तो ये उठा के इसमें रख दिए समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से देखिए हो जाएगा R1/R2 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा L1/L2 इंटू, इसकी जगह क्या लिखेंगे L1/L2, तो कितना हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब मान रखते हैं यहाँ पे, चलिए तो R1/R2 बराबर, L1 का मान तो L है, L2 का मान है 5L/4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, इसका स्क्वायर, तो L से L कट गया, 4 चक्कू 16, तो R1/R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 16/25। हमें निकालना क्या है, हमें प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर, समझिए यहीं पे समझना है चीज़ों को। देखिए वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, यही तो हो जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि, गुणे में प्रतिशत निकालना है तो 100% हो जाएगा, ये हो जाएगी प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2 माइनस R1 इंटू 100। एक काम करते हैं ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो R2/R1 माइनस R1/R1 का मतलब 1 हो जाएगा इंटू 100%। बात समझे नहीं, R2/R1 की जगह क्या लिख सकते हैं 25/16 -1 इंटू 100। समझ गया ना ये कैसे निकाला है हमने, ये बहुत आसान सी चीज़ है। तो 16 एकम 16, 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, 9/16 गुणे में 100%, तो ये आपका कितना हो जाएगा 900/16 भाग %। अब जो भी आएगा ना ये आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है आंसर, ये आ रहा है 56.25%, 56.16 हाँ आ जाएगा, ठीक है 25%, इसको निकाल लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58, आसान क्वेश्चन था, बस यहीं पे थोड़ी बातें इसको समझनी थी। ठीक, चलिए हटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर सॉरी 59 कह रहा है एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तार को
एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर प्रतिरोध, पहला पॉइंट, दूसरा पदार्थ की प्रतिरोधकता, और तीसरा पॉइंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, अगर L1 बराबर L हमने माना तो प्रश्न में क्या कह रहा है, L2 बराबर 3L, ऐसे ही कह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा है प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात बताइए, हम फर्स्ट पॉइंट निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो अभी भी हमने देखा चूंकि R1 बटे R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, कहाँ से आया ये आप सोचेंगे कहाँ से आया। अभी अभी जस्ट हमने बताया था कि लंबाई बढ़ रही है, त्रिज्या की बात नहीं कर रहा, तो वही करेंगे रो इंटू एल अपॉन ए, फिर द्वितीय स्थिति में करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1 आएगा, फिर आयतन बराबर करेंगे, तो यही तो आएगा। इतना आप बोर्ड में करिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आएगा R1 बटे R2 बराबर L1 का मान L, L2 का मान 3L का होल स्क्वायर। तो R1 बटे R2 बराबर L से L खत्म, 1/9, यानी कि R2 का मान कितना आ गया, 9R1 आ गया। R2 का मान 9R1 है, यानी कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध पुराने का 9 गुना हो जाएगा। क्या लिखेंगे, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रतिरोधकता, विषय प्रतिरोध, तार तो सेम है ना, तो प्रतिरोधकता तो बदलेगी नहीं, तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है हमसे, अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन होता है, हम जानते हैं VD अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, ये होता है EV टाउ अपॉन में ml, जहाँ m द्रव्यमान, L लंबाई, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, V विभवांतर, टाउ क्या है, शांतिकाल है। अब उसमें कह रहा है नियत विभवांतर, तो देखिए ये नियत, ये नियत, ये नियत, ये नियत, तो यहाँ से हम कह सकते हैं VD इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी कि लंबाई भाई इसके क्या है, 1/L है। तो अगर हम लंबाई को 3 गुना करेंगे, बात समझिए, लंबाई को 3 गुना करेंगे तो यहाँ 3L आएगा, 3L आएगा मतलब, अच्छा चलिए एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम VD1 निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 1/L1, और VD2 निकालें तो हो जाएगा 1/L2, है ना, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक काम करिए, VD1 अपॉन VD2 कर लीजिए, ठीक है, समझते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/L1, हो जाएगा 1/L2, तो L2 ऊपर जाएगा, L2/L1, ये हो जाएगा 3L, ये है L, L से L खत्म, तो VD2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा VD1/3, ये जो हो जाएगा ना VD1/3, यानी कि जो अनुगमन चाल है वो क्या होगी, 1/3 हो जाएगी। क्या लिख देंगे, इसलिए अनुगमन चाल 1/3 हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। कोई डाउट हो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि रिवीजन चल रहा है, आपको ही पता है। ठीक है, चलिए हटा दें इसको, 59 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, हटाएं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। ए का मान दे रखा है, 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। एन का मान दे रखा है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। ठीक, उसके बाद कह रहा है तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा, आई का मान कितना दे रखा है, 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कह रहा है प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए पहला तार का में धारा घनत्व, जे का मान पूछ रहा है, रिफिल डाल लेते हैं, कम हो गई, जे का मान पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग मतलब VDM से पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, जे बराबर फॉर्मूला होता है I/A,
दिख रहा ना, आई दिख रहा है, ए दिख रहा है, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। आप हमें आंसर बताइएगा कमेंट करके। सेकंड पॉइंट वी डी। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम देखें जे हमें निकल ही आएगा, तो जे बराबर अगर हम आई की जगह लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, तो नीचे है ए से ए कट गया, तो जे बराबर फॉर्मूला क्या हो गया एन ई वी डी। कुछ दिख रहा है ना फॉर्मूला, वी डी निकालना है, जे पता हो जाएगा यहाँ से, एन ई, ये लिखा है एन, और ई का मान तो पता ही है आप कितना होता है 1.6 × 10⁻19 गुलाम। इसका भी आंसर मुझे बताइएगा कि वी डी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं हम। ठीक, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इसे आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इनके बीच विभवांतर ज्ञात करना है। बात को समझिए, हम मानते हैं कि कोई बैटरी इनके बीच में लगी हुई है, ऐसा मानते हैं, तो वही बैटरी यहाँ से, अब मान लीजिए ऐसे लगी हुई है बैटरी, ठीक, बैटरी लगी हुई है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो विभवांतर इस बैटरी का होगा वही विभवांतर यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये तीनों दिख रहे हैं, धारा अलग अलग है, मतलब तीनों समांतर क्रम में, तो एक बात कंफर्म होगी, इन यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो इन तीनों के सिरों का होगा। हम किसी भी एक के सिरों का यहाँ पे निकाल लें चाहे विभवांतर, मान लीजिए एक के किसी भी सिरों का विभवांतर अगर निकाल लें, ठीक, तो हम मानेंगे कि वही ए और बी के बीच का विभवांतर होगा, क्योंकि इनके बीच का विभवांतर ही इन तीनों के बीच का विभवांतर, क्योंकि तीनों क्या है, समांतर क्रम में लगे हैं। तो चलिए इनका एक बड़ा अच्छा सा किरचॉफ के नियम लगा के इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब अगर हम पहला लूप लेते हैं इसमें, ठीक है, लूप वन में केवीएल से, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, समझिए हम ऐसे चल रहे हैं इसमें, ऐसे तो चलेंगे, क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा I1 × 1, तो 1 का लिखेंगे नहीं, वापस आएंगे, हम ऐसे जाएंगे, धारा ऐसे आ रही उल्टी हो जाएगी, तो -I2 हो जाएगा, ठीक, खत्म बात। अब फिर चलेंगे यहाँ से, यहाँ मिलेगा 3, फिर वापस जाएंगे इसमें, हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, तो I1 - I2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पे मिल रहा है 1। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, दूसरे लूप में दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, लूप 2 में केवीएल से, समझिएगा बात को, लूप 2 में केवीएल से, तब यहाँ ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे यहाँ से भी ऐसे चले थे, यहाँ से भी ऐसे चलते हैं, जैसे ऐसे चलेंगे तो हमें I2 मिलेगा और गुणे 1 मिलेगा, तो हम इसको I2 ही लिखा रहने देंगे। फिर वापस जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर धारा आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो माइनस का I3 हो जाएगा, बराबर स्टार्टिंग करेंगे 2 से और -1, तो कितना हो जाएगा, I2 - I3 इज इक्वल टू 1, समीकरण 2। समस्या ये है कि हमारे पास I1 I2 I3 तीन मान है, तीन मान निकालने, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 चाहिए, तो तीसरी कहाँ से बनाएं, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ से आई I1, यहाँ से आई I2, यहाँ से आई I3, संदीप की ओर आने वाली, संदीप से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, जो आपने पढ़ा था किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, ये भी तो पढ़ा था कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ से हम यहाँ कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I1 + I2 + I3 बराबर 0, इक्वेशन 3। ये कहाँ से आया, ये आया KCL से, किरचॉफ करंट लॉ से, बात समझ गए। चलिए अब हमें क्या करना है, इनको बस मान निकालने हैं I1 I2 I3 के। अगर हम कोई भी एक मान निकाल लें तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं विभवांतर का, V = E - I × R, ये होता है ना, यहाँ से R हमें दे रखा है, देखिए ये सेल है, ये इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा। तो अगर हम ये लेंगे तो इसके लिए हमको R ये मिल जाएगा, I1 हमको निकालना होगा यहाँ से, मतलब किसी भी एक भी धारा मिल जाती है तो उसके सिरों, अगर I2 मिल जाएगा तो ये वाला निकालेंगे, I3 मिल जाएगा ये निकालेंगे, वही विभवांतर A और B के बीच में होगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए निकालते हैं, किसी भी एक धारा को पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दें तो ये माइनस का I2, ये प्लस का I2, जो भी इक्वेशन मिलेगी हमको वो किस में मिलेगी, I1 और I3 में मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। या एक काम करते हैं, चलिए निकालते हैं पहले। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2। तो गौर से देखिए, I1 मिलेगा, उसके बाद माइनस का I3 मिलेगा, ये प्लस का I2, ये माइनस का I2 कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। समीकरण मान लेते हैं 4, एक मिल गई। अब एक I1 I3 वाली और इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तब भी I2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 + 3। ठीक, करिए जोड़ने स्टार्ट करते हैं। I1 कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा। ठीक, -I2 + I2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का I3 बचा है हमारे पास, इधर आ जाइए, ये 0 ये 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ गए। इक्वेशन 5, इनको जोड़ दीजिए, I3 कैंसिल, तो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण नहीं 4 + 5 करिए। I1 कितना हो जाएगा, 3I1, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 खत्म, I1 का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। बात समझ गए, बस आ गया तो हम लिखेंगे, इसलिए A और B के बीच का विभवांतर, इसलिए VAB डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। VAB बराबर कौन सा ले लें हम, ऊपर वाला ले रहे हैं, तो क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस E है तो E1 ले लेते हैं ऊपर वाला, और यहाँ लेंगे I1 × R1। ठीक, E कितना है 3, I1 कितना है 1, R1 कितना है इसमें 1, तो 3 - 1 बराबर कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। यही हो गया A और B के बीच का विभवांतर। आपका क्या काम है, आप चेक करके मुझे बताइएगा, क्या इसके सिरों के बीच यानी कि I2 निकालिए I3 निकालिए, और दोनों में निकाल के दिखाइए क्या 2 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। अगर आ रहा हो समझ लीजिए कि A और B के विभवांतर वही है। मुझे पता है आ रहा है, इसलिए मैंने आराम से निकाल दिया है। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। अब आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 62 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।